हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 11 से मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसके पार्ट है हमारे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट फंक्शन। ओके ना। तो सबसे पहले हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग जानेंगे, और अगर हमें कोई ग्राफ दिया है तो उसके हेल्प से हम लोग ये गेन कर सके कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ओके ना। तो चलिए हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं यहाँ पे। ओके ना। तो देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ से समझें तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो अगर उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो ग्राफ है, अगर हम लेफ्ट टू राइट उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ओके ना, तो उसके जो ग्राफ है उसको राइज होना चाहिए। ओके ना। मतलब ये होना चाहिए कि मतलब एक्स की जैसे वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे ही हमारा जो ग्राफ है वो भी इंक्रीज हो। अगर मैं यहाँ पे इसका एक ग्राफ ड्रॉ करूं, हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये देखिए मैंने उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ओके ना। ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हमारा x इंक्रीज हो रहा है उसी तरह से हमारा जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है ये भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ओके ना। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। ये होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। और उसी तरह से देखिए अगर हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो इसका क्या होगा, इसका जो ग्राफ है वो हमारा लेफ्ट टू राइट जो है वो फॉल हो, मतलब उसका जो ग्राफ है वो डाउन फॉल करे। ओके ना। जैसे देखिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे, ये हमारा है कुछ इस तरह से ग्राफ, और ये भी हमारा एक y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसी का ये ग्राफ है। तो ओके ना। तो देखिए हमारा जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो ग्राफ है ये हमारा डाउन हो रहा है। ओके ना। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। और थर्ड होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है कि हम x की वैल्यू इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, हमारा जो ग्राफ ऑफ फंक्शन है, ओके ना, वो क्या करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब कि उसका जो ग्राफ है वो या तो y एक्सिस के पैरेलल हो या x एक्सिस के पैरेलल हो। ओके ना। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो पर्टिकुलर यहाँ पे देखिए हम लोग जब कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर जो हमारा ग्राफ होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस के ही पैरेलल पर्टिकुलर ट्रीट करते हैं। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड है कांस्टेंट फंक्शन, उसके मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ओके ना। यहाँ पे वो कुछ हमारा इस तरह से आएगा, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ, ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये x एक्सिस है, राइट, और यहाँ पे देखिए हमारा x के कुछ भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ओके ना, ये ना तो राइज होते हैं ना ही फॉल होते हैं। ओके ना। तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ओके ना। तो होप्स हो कि ग्राफ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा जो फंक्शन है अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये राइज करेगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स। ओके। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जैसे जैसे हमारी एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी उसी तरह से जो हमारा ग्राफ ऑफ कर्व है क्या होगा, फॉल होगा। ओके ना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। और कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होगा, हमारा ग्राफ ऑफ फंक्शन जो होगा, ओके ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ओके ना। यहाँ पे थोड़ी सी लाइन हमारी जो है वो टिल्टेड है, यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट कर लेता हूं। ओके ना। ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा, राइट ना, ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए। तो इस तरह से देखिए हमने ग्राफिकली तो समझ लिया कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ओके ना, तो उसका ग्राफ जो है वो कैसा हमारे सामने अपीयर होगा। ओके ना। अब इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में पढ़ लेते हैं, राइट ना, और उसके बाद हम लोग कुछ डेफिनेशंस ऐसे भी पढ़ेंगे जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लें, राइट ना। तो चलिए अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में पढ़ लेते हैं। ओके ना। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन राइट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। फर्स्ट हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को हम कह रहे हैं लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ function then it is said to be increasing function if the graph
is rise from left to right, left to right in its डोमेन। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमने कह लिया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उसका ग्राफ आप करो जो है वो राइज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ओके ना। और इसका ग्राफ हमने आपको समझाया, मैं अगेन बता देता हूं। ये देखिए हमारा ग्राफ हो गया, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ओके ना। और x की वैल्यू के साथ साथ ये हमारा जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, हमारा ग्राफ भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब राइज हो रहा है। ओके, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ओके ना। और ये क्वाड्रेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे हमारा ये माइनस वाई एक्सिस होता है। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके ना। चलिए अब हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन को पढ़ लेते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ओके ना। तो यहाँ से मैं बस इतना ही हटा लेता हूँ। ओके ना। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन, इट्स सेड टू बी decreasing function if the graph is false from left to right in its domain। ओके ना। तो हमने डेफिनेशन भी आपको बता दिया साथ ही साथ, तो इसे हम लोग कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके ना। मतलब इसका जो ग्राफ आप कर रहे हैं हमारा, वो लेफ्ट टू राइट क्या हो? फॉल हो। ओके ना। मतलब ये आपको ध्यान देना कि कभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट ही उसके जो भी है चीजें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा राइज हो रहे हैं या फॉल हो रहे हैं। ओके ना। तो इसको भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। ओके, ये हो जाएंगे हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, राइट ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। और कांस्टेंट फंक्शन को हम जान लेंगे, तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में भी हम यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर लेते हैं। ओके ना। नेक्स्ट हमारा थर्ड कांस्टेंट फंक्शन। ओके, कांस्टेंट फंक्शन तो हम राइट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी constant function if the graph is stop to rise or fall from left to right in its domain। ओके ना। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? ऐसा फंक्शन है जो स्टॉप हो जाता है अपना राइज और फॉल करना इन इट्स डोमेन, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ओके ना। तो ये तो हो गई हमारे डेफिनेशंस इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट फंक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोनोटोनिक फंक्शन। ओके ना। तो अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं और चलिए हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, देन होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, राइट। अब हमें पढ़ने हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए मोनोटोनिक फंक्शन हम किसे कहेंगे? ओके ना। तो ये हमारे देखिए ऐसे फंक्शन होते हैं जो या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें एक ही क्वालिटी हो कि फंक्शन अगर हमारा इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। ओके ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग functions are called monotonic functions, and the property of increasing or decreasing of
function is called monotonicity of function। ओके ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा फंक्शन क्या हो, एक्सेप्ट इंक्रीज, या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। और इस फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। ओके ना। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। यहाँ पे एग्जांपल है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये मॉडुलस फंक्शन होता है, अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, राइट ना, तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ओके, हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ये यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 के लिए हमारा मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फंक्शन है ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। ओके, और यहाँ पे देखिए 0 टू प्लस इन्फिनिटी के लिए हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ओके ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए हमारा जो फंक्शन है ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 में, ओके ना, ये मोनोटोनिक फंक्शन है। एंड 0 टू इंफिनिटी में भी हमारा फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है। बट अगर हम लोग माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के रीजन में अगर हम लोग कहें कि इस फंक्शन की क्वालिटी क्या है, तो हमारा जो फंक्शन है ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के इंटरवल में मोनोटोनिक नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने ये डेफिनेशन पढ़ा कि जो हमारा फंक्शन या तो केवल इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो उसी फंक्शन को हम कहेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। ओके ना। लेकिन जिस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो एंड डिक्रीजिंग भी हो, ओके ना, तो वो हमारा फंक्शन जो होगा वो मोनोटोनिक नहीं होगा। ओके ना। तो यहाँ से इस डेफिनेशन को अब हम हटा लेते हैं और इसके बारे में हम लोग राइट कर लेते हैं। ओके ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको मैं अब रीजन में ही राइट कर लेता हूं इसको। चलिए, ये हो गया हमारा। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं और इसको बता लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कह लेंगे कि एफ एक्स इज monotonically decreasing in minus infinity to 0 and monotonically increasing in 0 to infinity but not monotonic in minus infinity to plus infinity। ओके ना। देन होप सो कि आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा x जो है, ओके ना, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा x इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिए x के इंक्रीज होने से हमारा जो ग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट जो है हमारा ये फॉल हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। और देखिए 0 से प्लस इंफिनिटी में हमारा जो ग्राफ है वो राइज हो रहा है, तो इसमें हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। ओके ना। बट माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटरवल की बात करते हैं तो इसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। ओके ना। तो इस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक नहीं होगा। ओके ना। तो ये तो था हमारा ग्राफिकली एक अंडरस्टैंडिंग, जिसके हेल्प से हम लोग कोई अगर ग्राफ हमें दिया है तो उस ग्राफ के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बट यहाँ पे अब हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। ओके ना। अब इसको मैं हटा लेता हूं, राइट ना। नेक्स्ट डेफिनेशन जिसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं डेफिनेशन। ओके, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेट एफ बी एनी interval any function, let f be any function defined in any open interval ab, then
f is said to be increasing if fx1 less than fx2 for all x1 x2 belongs to ओपन इंटरवल ए बी। ओके ना। और एक चीज और हमें ध्यान दे लेना होगा यहाँ पे, जहां पे हमारा x1 जो है वो लेस देन है x2। ओके ना। मतलब हमारे x के इंक्रीज होने के साथ साथ अगर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम फंक्शन कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है इन दैट इंटरवल। ओके ना। और सेकेंड हमारा f is said to be decreasing if fx1 is greater than fx2। यहां पे एक चीज मैंने यहीं पे राइट कर लेना चाहिए इसको, मैं रुकिए इसको राइट कर लेता हूं। फॉर ऑल x1 लेस देन x2 वर x1 x2 बिलोंग्स टू, यहां पे राइट कर लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके ना। और यहां पे इसको मैंने राइट कर लिया फॉर ऑल x1 लेस देन x2 वर x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके ना। यहां पे मैंने बताया कि देखिए x के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके। तो इस केस में हमारा फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। कहने का मतलब हमारा fx1 ग्रेटर होगा fx2 से वर x1 इज लेस देन x2। ओके ना। मतलब देखिए हमारा x की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है बट हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके ना। तो इस केस में हमारा फंक्शन जो है वो कहलाएगा डिक्रीजिंग। ओके ना। और थर्ड केस होता है हमारा f इज said to be constant if fx1 is equals to fx2 where x1 is less than x2। ओके ना। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारे x की वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वटेवर उसका हमें फर्क ना पड़े फंक्शन पे। ओके ना। मतलब हमारे fx1 की वैल्यू हो जाए इक्वल टू fx2 के। ओके। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ओके ना। तो ये तो देखिए आपके डेफिनेशन है x के इंक्रीज होने के साथ साथ हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ओके ना। इस मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं फंक्शन का इंक्रीज या डिक्रीज होना। ओके। और सेकेंड हमारा मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ओके ना। फॉर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके। तो चलिए अब उसको हम लोग जान लेते हैं। अब इसको मैं हटा लेता हूं। ओके ना। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग जान लेते हैं फॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके ना। चलिए तो इसको मैं हटा लेता हूं, राइट कर लेता हूं उसको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मोनोटोनिक फंक्शंस। ओके। चलिए तो इसके लिए हमारा ये फर्स्ट नंबर थ्योरम नंबर फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट। ओके ना। इफ fx be a continuous function in closed interval ab and differentiable in open interval ab, then ओके। फर्स्ट हमारा if f dash x is greater than 0 for all
x belongs to open interval AB, then f is increasing in open interval AB. ओके, सेकेंड हमारा if f dash x is less than 0 for all x belongs to open interval AB, then f is decreasing in open interval AB. ओके ना। एंड थर्ड हमारा पॉइंट है if f dash x is equals to 0 for all x belongs to AB, then f is constant in ओपन इंटरवल AB. ओके ना। यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि अगर हमारा f डैश x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है इन ओपन इंटरवल AB, देन f इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल, एंड f डैश x की वैल्यू जब हमारी लेस देन 0 हो जाएगी उस केस में हमारा जो फंक्शन होगा उस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा, और f डैश x की वैल्यू जहां पे 0 हो जाती है, ओके ना, तो उस इंटरवल में हमारा जो है वो कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। ओके ना। तो ये चीज आपको ये ध्यान दे लेना है कि x की मतलब इस वैल्यू के लिए हमारा जब इसका वैल्यू 0 हो जाता है तो हम उस रीजन में जो है उस फंक्शन को हम कांस्टेंट कहते हैं। ओके ना। और यहाँ पे देखिए एक चीज और हमें जान लेना है कि x के जिस वैल्यू के लिए हमारे f डैश x की वैल्यू 0 हो जाती है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ओके ना। तो उसे हम लोग नोट के केस में पढ़ लेंगे। ओके ना। तो ये आपको होप्सो की डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक नोट पढ़ लेते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। ओके ना। नोट हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूं। चलिए नोट हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। ओके, द वैल्यू of x at which f dash x equals to 0, then that point is called क्रिटिकल पॉइंट। ओके ना। ये हमारा कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, राइट ना। तो अब देखिए जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो जब हम लोग f डैश x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो होप्स हो कि हमें कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारा f डैश x की वैल्यू जो है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए या क्यूबिक इक्वेशन आ जाए। ओके ना। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि f डैश x को इक्वल टू 0 इक्वेट करके f डैश x इक्वल टू 0 इक्वेट करके हम वहां से x के वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं जिनके वैल्यू के लिए हमारा f डैश x की वैल्यू होती है 0, और उनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें रीजन दिया हुआ होता है उस रीजन को हम लोग क्या करते हैं इंटरवल्स के फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग उन इंटरवल्स में हम f डैश x की वैल्यू को चेक करते हैं कि किस रीजन में हमारा जो फंक्शन है मतलब f डैश x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। जिस इंटरवल के लिए हमारे f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होती है उस इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है, एंड जिस इंटरवल में हमारे f डैश x की वैल्यू निगेटिव आ जाती है उस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो जाता है। ओके ना। तो ये होप्स हो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखिए जो डेफिनेशन वाला पार्ट था ये लगभग कंप्लीट हो गया जो आपके एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे बताए जाने थे। ओके ना। तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं।